ओके स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने लास्ट टॉपिक किया था ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, आज की इस क्लास में अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। क्या? ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। ऊष्मा गतिकी ताप पैमाना। ठीक है, इसको कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मो स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ऊष्मागतिकी ताप पैमाना यानी कि आप लोग सभी जानते हैं कि किसी ना किसी माप चीज को मापने के लिए किसी ना किसी मापांक की या पैमानों की आवश्यकताएं होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक पैमाना लिया गया और आप यह भी जानते हैं कि जैसे मैं बात करूं कि पारद ताप मापी का उपयोग, मैं बात करूं कि पारद ताप मापी का उपयोग, पारद ताप मापी का उपयोग पारे के रेखीय प्रसार के लिए किया जाता है। पारे के रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार के लिए काम में लिया जाता है। सेकंड मैं बात करूं गैस ताप मापी की, गैस ताप मापी की, जो कि गैस के आयतन प्रसार के लिए काम में लिया जाता है। गैस के आयतन प्रसार के लिए काम में लिया जाता है। इसी प्रकार मैं बात करूं कि प्रतिरोधी ताप मापी की, प्रतिरोधी ताप मापी की, इसका उपयोग पदार्थ के या पदार्थ का प्रतिरोध मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, पारद ताप मापी का उपयोग पारे के रेखीय प्रसार के लिए, गैस ताप मापी का उपयोग गैस के आयतन प्रसार के लिए तथा प्रतिरोधी ताप मापी का उपयोग पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। और मजे की बात तो यह होती है इन ताप मापियों में कि इनके पाठ्यांक अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। जितने भी ताप मापी होते हैं उन सभी ताप मापियों के पाठ्यांक अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। इसी प्रकार या इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक केल्विन ने, सुना हुआ नाम है आपका, प्लांक को केल्विन दिए थे ना, वही केल्विन है। वैज्ञानिक केल्विन ने ऊष्मा के लिए या कह सकते हैं कि कार्नो इंजन पर आधारित एक ताप पैमाने की कल्पना की। किसने? वैज्ञानिक केल्विन ने कार्नो के इंजन पर आधारित एक पैमाने की कल्पना की जिसे ऊष्मागतिकी ताप पैमाना कहा जाता है। ऊष्मागतिकी ताप पैमाना कार्नो इंजन पर आधारित होता है और इसी इंजन पर आधारित एक ताप पैमाने की कल्पना की। कार्नो इंजन में जो टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए जो पैमाना काम में लिया जाता है वो ऊष्मागतिकी ताप पैमाना काम में लिया जाता है। और इसी पर आधारित टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए
कार्नोट इंजन ने वैज्ञानिक केल्विन ने एक ताप पैमाने की कल्पना की जिसे ऊष्मागतिकी ताप पैमाना कहा जाता है। और इन सभी ताप पैमानों की जो पाठ्यांक होता है, इनकी जो रीडिंग होती है, इनकी जो मापांक करने की जो होती है, वो सब अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। ये था इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कि ठीक है कि पारद तापमापी का उपयोग पारे के रेखीय प्रसार के लिए किया जाता है और गैस तापमापी का उपयोग गैस के आयतन प्रसार के लिए किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिरोधी तापमापी का उपयोग पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह ऊष्मागतिकी ताप पैमाने में 3 तापमापियों के यहाँ पे दिए गए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, आप याद कर लेना इनको। पारद तापमापी पारे के रेखीय प्रसार के लिए, गैस तापमापी गैस के आयतन प्रसार के लिए और प्रतिरोध तापमापी पदार्थ के प्रतिरोध के मापन करने के लिए काम में लिया जाता है। और कार्नोट इंजन पर आधारित केल्विन ने एक ताप पैमाने की कल्पना की जिसे ऊष्मागतिकी ताप पैमाना कहा जाता है। और ऊष्मागतिकी ताप पैमाने का फॉर्मूला अपन निकालते हैं, वो क्या आता है देखिए। इसको ओके, ध्यान से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में तो होता है आपके एग्जाम में कि ऊष्मागतिकी ताप पैमाने का वर्णन कीजिए। इसकी 3-4 केसेज हैं, वो मैं इम्पोर्टेंट केस ही यहाँ पे कराएंगे और उन्हीं के अलावा उन्हीं में से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही इंपॉर्टेंट केसेज भी इसके आगे कैसे जाएंगे, क्या इनकी केसेज होती है वो देखते हैं आगे। अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। मैं कहूँ कि माना, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि माना उत्कर्मणीय रिवर्सेबल उत्कर्मणीय कार्नोट इंजन θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है तथा θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा निष्कासित करता है, ठीक है। जब ऐसी प्रोसेस होती है किसी उत्कर्मणीय कार्नोट इंजन में, तो उसकी दक्षता क्या होगी, उसकी दक्षता अपन निकाल सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 होती है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि माना उत्कर्मणीय कार्नोट इंजन θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है तथा θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा जब निष्कासित करता है तो उसकी दक्षता नेटा इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं कि 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 होती है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई। नेक्स्ट बिंदु आता है अपना कि जब यह ताप θ1 व θ2 ताप जब नीटा या कह सकते हैं कि जब दक्षता होती है, क्या कि दक्षता θ1 व θ2 ताप का फलन हो, तो क्या जब दक्षता ताप θ1 व θ2 का फलन हो, तो फलन को फंक्शन f से रिप्रेजेंट करते हैं। फलन हो तो इसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, और वो किस तरीके से लिख सकते हैं कि दक्षता जब
थीटा 1 व थीटा 2 ताप का फलन हो तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इक्वेशन है, माना उत्क्रमणीय कार्बन इंजन थीटा 1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है तथा थीटा 2 ताप पर Q2 ऊष्मा का निष्कासित करता है, तो उसकी दक्षता नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 होगी। इसी प्रकार जब दक्षता ताप थीटा 1 व थीटा 2 का फलन हो तो दक्षता होगी नीटा इक्वल्स टू एफ थीटा 1 थीटा 2। तीसरा काम जो करेंगे वो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, यह भी दक्षता को प्रदर्शित करता है और यह भी दक्षता को प्रदर्शित करता है। तो समीकरण 1 व 2 से मैं लिख सकता हूं कि F या 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ थीटा 1 और थीटा 2, राइट। मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ से Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से। तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू या तो Q2 अपॉन Q1 है, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। मेन चीज अपने को वैल्यू निकालनी है Q1 अपॉन Q2 की, तो वैल्यू निकालता हूं तो इस 1 को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं। क्या इस 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो अपने पास बचता है Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू इस 1 को उधर भेज रहा हूं तो ये आएगा F थीटा 1 माइनस का थीटा 2 और ये मैंने भेज दिया 1 को इधर, ठीक है। अब ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे इसके लिए आगे माइनस आ रहा है और ये 1 भी बाहर इधर जा रहा है। अगर मैं ऐसा करूं कि इस माइनस का यहाँ से कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 भी आगे आ जाएगा और 1 माइनस की ऐसे वाली सिचुएशन होगी। ये थोड़ा मेरे को सही बैठेगा इस इक्वेशन को। ऐसा नहीं मानो तो आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ से ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि माइनस का चिन्ह इस वाले पार्ट में आए, मैं इस माइनस के चिन्ह को यहाँ से गायब कर देता हूँ। जब माइनस के चिन्ह को गायब करते हैं तो मैं यहाँ से माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से जब माइनस बाहर कॉमन होगा तो यह वाली चीज तो माइनस की हो जाएगी और ये वाली चीज किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू, यह पहले आ जाएगा, यह माइनस होगा तो ये -1 है, प्लस का 1 हो जाएगा और यह प्लस का है जो माइनस का बन जाएगा और वो बन जाएगा F थीटा 1 माइनस का थीटा 2। तो माइनस का नहीं है, ये डैश है, F थीटा 1 F थीटा 2। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मैंने बोला था कि वैल्यू मुझे निकालनी है थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अभी तो उल्टा और करेंगे, उल्ट दो, उसको सही कर दो। तो इसका उल्टा करते हैं तो क्या आता है, देखो इसको उल्टा करेंगे तो Q1 ऊपर चला जाएगा, Q2 नीचे आ जाएगा इक्वल टू, इसको भी उल्टा करेंगे तो यह ऐसा बन जाएगा 1 माइनस का F थीटा 1 और थीटा 2। ओके, कोई दिक्कत? इस वाले पूरे फंक्शन को अगर मैं पूरा का पूरा इसको फलन मान लूं तो इसको मैं चलो ऊपर लिख देता हूं पे, ठीक है। इस वाले के पूरे को अगर इस वाले पार्ट को कैपिटल फंक्शन f के रूप में भी प्रदर्शित लिख सकता हूं तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूं कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर थीटा 1 और थीटा 2। इस इक्वेशन को मैं नाम दे सकता हूं
इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी स्टूडेंट्स को यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी, कुछ भी समस्या नहीं होगी। तो आगे अगर अपन बात करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इसके आगे अपन जब करें तो यदि कार्नो इंजन, ठीक है, पहले तो कार्नो इंजन θ1 व θ2 ताप के मध्य कार्य कर रहा था, ठीक है, या पहले तो कार्नो इंजन यहाँ पे जो भी रिकवरी इंजन दिया था वो θ1 व θ2 ताप के मध्य कार्य कर रहा था। अगर मैं कहूँ कि यदि इंजन θ2 व θ3 के मध्य कार्य करे, यदि इंजन θ2 व θ3 के मध्य कार्य करे, ठीक है, यदि इंजन θ2 व θ3 के मध्य वर्क करे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार Q2 अपॉन Q3 इक्वल्स टू हो जाएगा F θ2 और θ3। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार यदि इंजन θ1 व θ3 के मध्य कार्य करें तो क्या होगा, या कह सकते हैं कि θ3 व θ1 के मध्य कार्य करे तो यह हो जाएगा Q1 अपॉन Q3 इक्वल्स टू F θ1 और θ3। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो मुझे ये बताओ आप लोग, इस Q1 अपॉन Q3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी प्रकार अपन यह भी लिख सकते हैं कि तथा Q1 अपॉन Q3 को Q1 अपॉन Q3 को निम्न प्रकार से लिखने पर, कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं क्या, Q1 अपॉन Q3 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 डॉट Q2 डॉट अपॉन Q3। सेम चीज है। Q1 अपॉन Q3 को मैं लिख सकता हूँ Q1 अपॉन Q2 डॉट Q2 अपॉन Q3 लिख सकता हूँ। Q2 से Q2 कट जाएगा तो वापस क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन Q3। इस Q1 अपॉन Q3 को निम्न प्रकार से लिखने पर, किस प्रकार से, मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। जब मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ तो अपन इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ और इसकी वैल्यू जानता हूँ, तो इन दोनों की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 5 से Q1 अपॉन Q3 की वैल्यू पुट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 से Q2 अपॉन Q3 की वैल्यू पुट करता हूँ और इक्वेशन नंबर 3 से Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू पुट करता हूँ। तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले Q1 अपॉन Q3 इक्वेशन नंबर 5 से इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ F θ1 θ3 इक्वल Q1 अपॉन Q2 की जगह मैं लिख रहा हूँ F θ1 θ2 डॉट F θ2 डॉट θ3। यह इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने के बाद आप लोग यह जानते हैं कि यह पार्ट क्या होता है, RHS, ठीक है, और ये पार्ट क्या है, LHS, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन से यह पता चल रहा है कि θ1 और θ3 होता है वह बराबर किसके है,
फंक्शन ऑफ θ1 θ2 के एंड फंक्शन ऑफ θ2 और θ3 के। मुझे ये बताओ क्या θ1 θ3 है, क्या इधर भी अपन θ1 और θ3 ला सकते हैं क्या? इस इक्वेशन में LHS पार्ट में जहां पे θ1 और θ3 है, क्या इस इक्वेशन में भी अपन θ1 और θ3 ला सकते हैं क्या? इस इक्वेशन को θ1 और θ3 लाने के लिए या बनाने के लिए हमारे को यहाँ पे θ2 को निष्कासित करना पड़ेगा। ठीक है, θ2 को निष्कासित करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को ऐसा लिखने के लिए मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ और निष्कासित करने के लिए इस इक्वेशन को मैं फाई के रूप में प्रदर्शित करूंगा। फाई के रूप में लिखने पर इस इक्वेशन को θ1 व θ3 को अगर यहाँ पे इक्वल टू बनाने के लिए यहाँ से मेरे को θ2 को निष्कासित करना पड़ेगा और निष्कासित करने के लिए इस इक्वेशन को मैं फाई के रूप में प्रदर्शित कर सकता हूँ और फाई के रूप में लिखूंगा तो f θ1 और θ3 की मैं लिखूंगा फाई θ1 अपॉन फाई θ2 सॉरी 3 राइट। इसको मैं लिखूंगा फाई θ1 अपॉन फाई θ2 डॉट इसको लिखूंगा मैं फाई θ2 अपॉन फाई θ3। ओके, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 6। अब क्या मैं इस इक्वेशन में फाई 2 यहाँ से θ2 निष्कासित कर सकता हूँ और यह वैल्यू क्या लिख सकता हूँ फाई θ1 फाई θ3। इसकी जगह भी मैं लिख सकता हूँ कि फाई θ1 अपॉन फाई θ3। ओके, यहाँ से फाई 2 निष्कासित कर दिया। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। ऐसा लिखने के बाद में अपन यह काम और करते हैं कि जब θ1 θ3 को फाई θ1 फाई θ3 लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ f θ1 और f θ2 को फाई θ1 अपॉन फाई θ2 लिख सकते हैं। फाई थीटा f फंक्शन ऑफ f θ2 और θ3 को फाई θ2 अपॉन फाई θ3 लिखा जा सकता है। तो क्या इक्वेशन नंबर 3 से मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं? तो इक्वेशन नंबर 3 से तो समीकरण 3 से मुझे बताओ, समीकरण 3 से मैं लिख सकता हूं क्या q1 अपॉन q2 को मैं लिख सकता हूं क्या फाई θ1 अपॉन फाई θ2 लिख सकता हूं क्या ऐसा? जब इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं तो फंक्शन इक्वेशन नंबर 3 को f θ1 θ2 को मैं लिख सकता हूं फाई θ1 फाई θ2। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं यहाँ पे θ2 और θ3 को लिख सकता हूं फाई θ2 फाई θ3 फाई θ2 अपॉन फाई θ3। इक्वेशन नंबर 5 को लिख सकता हूं फाई θ1 अपॉन फाई θ3। इसी के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं और जो फाई θ1 और जो फाई θ2 होता है वह ऊष्मागति की ताप पैमाने को प्रदर्शित करता है, ऊष्मागति की ताप को प्रदर्शित करता है। फाई θ1 और फाई θ2 ऊष्मागति की ताप को प्रदर्शित करता है और एक नवीनतम ताप लिखने के लिए इस फाई θ1 और फाई θ2 को नवीनतम रूप से नए रूप से लिखने के लिए इनको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और किस प्रकार से कि फाई θ1 को मैं लिख सकता हूँ τ1 नवीनतम पैमाने के रूप में लिख रहा हूँ और फाई θ2 को मैं लिख रहा हूँ τ2 लिख रहा हूँ। जब इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 7 में यह वैल्यू पुट करता हूँ तो यह आती है q1 अपॉन q2 इक्वल्स टू τ1 अपॉन τ2 आती है और यही इक्वेशन हमारी ऊष्मागतिकी ताप पैमाना की इक्वेशन कहलाती है। ऊष्मागति ताप पैमाने की ज्ञात करने की इक्वेशन कहलाती है। यह इस इक्वेशन के द्वारा अपन ऊष्मागति के ताप पैमाना ज्ञात कर सकते हैं।
इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी ताप पैमाना इस इक्वेशन की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। और मुझे ये बताओ, अगर ऊष्मागतिकी ताप पैमाने की अगर दक्षता की बात करते हैं, इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि दक्षता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। दक्षता होती है नीटा इक्वल्स टू ऊष्मागतिकी ताप पैमाने के लिए होता है Q2 अपॉन क्या होता है Q1 होता है। तो दक्षता निकालते हैं तो 1 माइनस का Q2 की जगह हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 की जगह क्या हो जाएगा Q1। यह जो इक्वेशन होती है इसको इक्वेशन नंबर 8 बोलता हूँ और इस इक्वेशन नंबर को 9 कहता हूँ। और इन दोनों को ऐसा लिख सकते हैं। और यह ऊष्मागतिकी ताप पैमाने की दक्षता निकालने का फॉर्मूला होता है, इसकी एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 होता है। इस व्यंजक की सहायता से आप ऊष्मागतिकी ताप की गणना कर सकते हैं। T1 व T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, T1 व T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q1 व Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह अपना था ऊष्मागतिकी ताप पैमाने का निकालने का व्यंजक कहलाता है। ये था अपना फाइनली यह ऊष्मागतिकी जो और जो यह होता है ऊष्मागतिकी ताप पैमाना भी पदार्थ के द्रव के गुणों पर निर्भर नहीं करता है। और कार्नोट इंजन भी पदार्थ या कार्यकारी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, वह डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पर। तो यह भी ऊष्मागतिकी ताप पैमाना भी पदार्थ के कार्यकारी पदार्थ के द्रव के गुणों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, यह डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और यह लास्ट फाइनली होता है। आपके एग्जाम में अगर ऊष्मागतिकी ताप पैमाने का अगर व्यंजक पूछता है तो आपको ये करना है। उसके साथ में 3-4 कैसेज आती हैं, वो कैसेज भी हम बताएंगे। अगर पूछ ले कि परम शून्य ताप पर ऊष्मागतिकी पैमाने में क्या होगा, तो परम शून्य ताप पर ऊष्मागतिकी ताप पैमाने की दक्षता 100% 100% होती है। जितना अपन उसको ऊष्मा देंगे वह पूरी की पूरी ऊष्मा को संपूर्ण ऊष्मा को वह कार्य में परिवर्तित कर देती है। तो दक्षता परम शून्य ताप पर ऊष्मागतिकी ताप पैमाने की 100% होती है। अब ऊष्मागतिकी की जब ऊष्मा इंजन की अगर 100% होती है तो कार्नोट इंजन की भी परम शून्य ताप पर दक्षता 100% होती है। यह इसका ऊष्मागतिकी ताप पैमाने था। इसके 3 इसके केसेज हैं, वो 3 केसेज अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।